नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सदैव अटल जो उनका स्मारक है वहां पहुंचे हैं। अटल जी को तो हिंदुस्तान में इस तरह का अजात शत्रु के तौर पर जाना जाता था राजनीति में, जिसके लिए कहा जाता था कि उनका कोई शत्रु नहीं है। मैंने उनको बहुत लंबे समय तक देखा, करीब करीब 30 साल 25 साल उनको मैंने कवर किया, देखा। तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि अटल बिहारी वाजपेयी से नाराज़ होना और उनको नाराज़ करना दोनों बहुत मुश्किल काम है। उनसे नाराज़ होना तो सबसे मुश्किल काम था और वो नाराज़ होते नहीं थे। उनका जो कद था, राजनीतिक कद था, उसके बाद तो शायद किसी की हिम्मत ना हो, लेकिन वो हमेशा स्नेह के साथ, प्यार के साथ रहते थे और दूसरों की बात मानने में उन्हें कभी इस तरह का अनुभव नहीं होता था कि ये बात कैसे मानी जाए। कोई अहंकार हो, कोई ईगो हो, कोई ये बात हो कि छोटा आदमी, छोटा व्यक्ति कैसे कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, ये सब बातें उनके साथ नहीं चलती। इसलिए मुझे लगता है कि वाजपेयी की राजनीति, जो देश में सबसे बड़े गठबंधन की राजनीति को उन्होंने चलाया है, राजनेता रहे हैं और तमाम तरह के दल उनके साथ रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी, वो रामविलास पासवान जी, वो चंद्रबाबू नायडू, जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, ब्रजेश मिश्रा जैसे ताकतवर लोग, अलग अलग दिमाग वाले लोग, यशवंत सिन्हा जैसे लोग उनके साथ काम किया है। उनको लोग याद इसलिए भी करते हैं कि वो नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रुख रखने के लिए जनेवा गए थे, उनको याद किया गया था। एनडीए का जो गठबंधन का जो दल था, जिसमें ममता बनर्जी, मायावती जी और जयललिता, तीन देवियां कही जाती थी, जो अलग अलग मिजाज, अलग अलग दिमाग, अलग अलग राजनीतिक तेवर वाली हुआ करती थी। तो वो उन सबको लेकर उन्होंने साथ चले, उनको मनाया, उनको कोशिश की। एक बार की बात मुझे याद आती है कि ममता बनर्जी नाराज हो गई थी, तो प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त, और वो कोलकाता पहुंच गए ममता बनर्जी के घर, क्योंकि उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था भैया ये हमारे बस का काम नहीं है इनको मनाना। तो वाजपेयी जी पहुंच गए ममता बनर्जी के घर और ममता बनर्जी चली गई वहाँ से बाहर। उनको पता था कि वाजपेयी जी आने वाले हैं, तो ममता बनर्जी बाहर चली गई। वाजपेयी जी पहुंच गए ममता बनर्जी के घर और उन्होंने उनकी माँ से मुलाकात की और कहा तुम्हारी बेटी बहुत शैतान है, और बड़े प्यार से बात की, समझाया, ये किया। जब ममता बनर्जी लौटी तो माँ ने उनको समझाया और ममता बनर्जी पिघल गई। तो ऐसी राजनीति करने वाले राजनेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूँ, फिर आज की जो महत्वपूर्ण बात है उस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं उनको एक प्रोग्राम के लिए कवर कर रहा था, 24 आवर्स प्रोग्राम था एनडीटीवी पर, वो कर रहा था। तो सुबह सुबह हम उनके यहाँ नाश्ते पर पहुँचे थे। सुबह से पूरे दिन भर उनके साथ चलना था, नाश्ते के लिए से शुरू करना था शूट। तो वहाँ पहुँचे, बैठे वाजपेयी जी नाश्ते की टेबल पर, और जो उनके साथ के लोग थे, रंजन थे जो दामाद हैं वो थे, नमिता थी, हम लोग थे। नाश्ते पर हम लोग बात कर रहे हैं, नाश्ता हो रहा है, शूट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो गया, ख़त्म हो गया, तो जब बात नाश्ते पर से उठने लगे तब मेरे कैमरा पर्सन थे, बहुत सीनियर लोग थे, उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा इसमें टेप डालना ही भूल गए, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। समझ सकते हैं आप, प्रधानमंत्री को कवर कर रहे हैं और कैमरामैन कहे कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। एकदम लगता है कि बीपी डाउन हो गया, या कहीं और नौकरी ढूंढ लेनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों से जो सरकार में बैठे हुए थे, पीएमओ के लोग थे, उनको कहा, उन्होंने कहा पागल हो गए क्या, कोई ऐसी बात उनसे की जा सकती है दोबारा, क्या कर सकते हो आप? और वो नाराज़ हो रहे थे। वाजपेयी जी ने उधर से देखा कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपनी आंखों से इशारा करके पूछा क्या हुआ। उठ के जाने ही वाले थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा सर सॉरी, ये बात हो गई है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बहाने एक बार और नाश्ता करते हैं। एक बार और नाश्ता किया और रिकॉर्ड हो गया। ईमानदारी से बताइए कोई दूसरा नेता आज ऐसा कर सकता है?
किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी हैसियत का हो। खैर, आज उनको श्रद्धांजलि का दिन है, तो उनको श्रद्धांजलि के साथ बात शुरू करते हैं। श्रद्धांजलि और अटल बिहारी वाजपेयी इसलिए भी याद आए कि आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो है जगदीप धनखड़ साहब की। तो मैंने सोचा क्या जगदीप धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से इस्तीफा उन्होंने दिया या लिया, जो भी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ, क्या वाजपेयी होते तो ऐसा होता? क्या ऐसा किया जा सकता था? इस्तीफा भी होता तो एक बहुत सहज भाव में होता। खैर, मुद्दा है, आज बड़ी खबर है कि एक तो ये बड़ी खबर है कि 17 तारीख को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, जिसमें उपराष्ट्रपति के लिए जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाने हैं उनका नाम तय करने का चर्चा होनी है, विचार होना है, और मेरे ख्याल से कल फाइनल हो जाएगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होगा। ये बात तय हो जाएगी और 21 तारीख को नॉमिनेशन होना है, या 21 तारीख का आखिरी दिन है नॉमिनेशन का, तो उससे पहले जो भी है पार्टी ने अपने चीफ मिनिस्टर्स को और जो एनडीए के लीडर्स हैं उनको कहा है कि नॉमिनेशन के दिन वो सब लोग मौजूद रहें। ये ऐसी परंपरा भी होती है, आमतौर पर रहते हैं। और जब बीजेपी एनडीए तय कर लेगी तो उसके बाद कांग्रेस और विपक्ष तय करेगा कि भाई कौन उम्मीदवार होना चाहिए। ये बात तो कल की कल करेंगे कि कौन उम्मीदवार बनता है कौन नहीं बनता है, लेकिन आज बात जगदीप धनखड़ साहब की। एक खबर दक्षिण भारत के एक अखबार में छपी कि जगदीप धनखड़ साहब ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है, और ये मुलाकात 45 मिनट चली है उनके आवास पर, प्रधानमंत्री के आवास पर। इसका कंफर्मेशन किसी ने नहीं किया, इसलिए 2 दिन से ये खबर चल रही थी। मैं भी कोशिश कर रहा था कि भाई खबर को कंफर्म हो जाए, लेकिन खबर कंफर्म नहीं हुई। न प्रधानमंत्री आवास से खबर हुई, न जगदीप धनखड़ साहब के आवास से हुई, न किसी ने कंट्राडिक्ट किया इस खबर को। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये चर्चा बड़ी हुई और दक्षिण भारत के एक बड़े अखबार ने इस खबर को छापा, लेकिन उसे कंट्राडिक्ट भी नहीं किया गया, ये भी बात है। फिर मुझे जानकारी मिली कि धनखड़ साहब पिछले दिनों जो गुड़गांव का एक बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ अपने इलाज के लिए, चेकअप वगैरह के लिए, इलाज नहीं चेकअप के लिए गए थे, तो वहाँ काफ़ी लंबे समय रहे। तीसरी बात, धनखड़ साहब को 8 अगस्त को चित्तौड़गढ़ में जाना था, वहाँ वो उनके नाम का एक स्पोर्ट्स एरेना शुरू होने वाला था, उसका उद्घाटन करने जाना था। उपराष्ट्रपति दफ्तर से और सबसे उसकी स्वीकृति मिल गई थी, कंफर्मेशन हो गया था, लेकिन वो उस दिन न तो पहुँचे और न वो बात हुई, न किसी ने कंफर्म किया कि भाई वो नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं। खैर, स्कूल वाले लोगों ने एक बीएसएफ के बड़े अफसर से वो करवा लिया, और उस पर नाम है जगदीप धनखड़ स्पोर्ट्स एरेना। मेरे एक मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, जयपुर के हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। एक ज़माने में वो स्पोर्ट्स एडिटर थे, तो स्पोर्ट्स में उनकी बड़ी ताकत थी, राजनीति में भी उनकी बहुत समझ है। प्रकाश भंडारी साहब, उन्होंने एक खबर दी। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब के एक भतीजे, नेफ्यू हैं, वो पोलो के खिलाड़ी हैं। जयपुर में पोलो खेला जाता है, तो वो अच्छे पोलो खिलाड़ी हैं। उन्होंने धनखड़ साहब से मुलाकात की है दिल्ली आकर, और 2-3 बार मुलाकात हुई, और ये भी पता चला कि कुछ और लोगों ने, जो उनके इन-लॉज फैमिलीज़ हैं धनखड़ साहब की, उन लोगों ने भी उनसे मुलाकात की है। लेकिन धनखड़ साहब ने बहुत ब्रीफ मुलाकातें की और कोई बातचीत करने को वो तैयार नहीं हुए, और ये भी कहा गया कि ये मुलाकातों को भी जाहिर नहीं किया जाए, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और इसीलिए एक रहस्य बना हुआ है कि धनखड़ साहब कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, कहाँ हैं, दिल्ली में हैं कहाँ। बताया गया कि वो वीपी एनक्लेव जो है, वाइस प्रेसिडेंट रेजिडेंस, उसमें 2 कमरे 3 कमरों में एक साथ जो छोटे हिस्से को लेकर रह रहे हैं। उनका जो शेफ़ है वो उनके साथ है, शेफ़ ने भी कुछ जानकारियाँ दी, उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करना चाहता, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने लगातार इस पर बात की है कि भाई किस तरह से ये सारी चर्चा चल रही है। लेकिन 2-3 बातें बड़ी हुई। क्या प्रधानमंत्री से धनखड़ साहब की मुलाकात हुई है? क्या धनखड़ साहब ने गुड़गांव के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना चेकअप वगैरह कराने के लिए वहाँ गए थे? क्या उनके परिवार के लोगों का उनके साथ मिलना जुलना है? तो बोले ये तो ठीक है, आप कहेंगे पॉलिटिकल क्या खबर हो गई इसमें परिवार वालों से। अब एक और पॉलिटिकल खबर बताता हूँ मैं आपको। वो खबर है कि भारत सरकार के एक मंत्री हैं जयंत चौधरी साहब। ये खबर मुझे मिली है, कंफर्म वो करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जयंत चौधरी साहब और उनके फादर अजीत सिंह जी, उनका धनखड़ साहब से बड़ा लंबा रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है, और वो उनके वकील भी रहे हैं, वकील रहे हैं धनखड़ साहब।
लंबे समय से, जब अजीत सिंह जी थे तब से। तो ऐसा बताया गया, थोड़ा गौर से सुनिए, ऐसा बताया गया कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जयंत चौधरी जी को मैसेज दिया गया या बताया गया कि वो धनखड़ साहब को बताएं कि भैया इस्तीफा दे दें। अजीत सिंह के बेटे, आरएलडी के नेता, वाजपेयी सरकार के मोदी सरकार के मंत्री जयंत चौधरी जी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो, उनका रिश्ता धनखड़ साहब के साथ क्लोज है, तो वो धनखड़ साहब को बताएं कि ही हैज़ टू रिजाइन इमीडिएटली। जयंत चौधरी जी ने उनको बताया और इस्तीफा हो गया। और उसके बाद भी 2-3-4 मुलाकातें जयंत चौधरी जी ने धनखड़ साहब के साथ की है। बीजेपी के नेताओं को और एनडीए के नेताओं को डर है कि कहीं ये ना हो कि जो अपोजिशन है, इंडिया ब्लॉक है, वो उनको अपना उम्मीदवार बना दे उपराष्ट्रपति पद के लिए। जीतना तो तय नहीं है, जीतना तो तय है कि एनडीए बीजेपी का ही उम्मीदवार जीतेगा मोटे तौर पर, अभी तक का तो हिसाब किताब यही कहता है, वोटों की गणित यही कहती है। लेकिन वो खड़ा कर दें तो एक एम्बेरसमेंट सरकार के लिए होगा। तो इस सब के भी सोर्सेज पर काम हो रहा है। और वो तो आपको कहानी पता ही है कि कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी चले जाना चाहिए, कि उनके लिए हैबियस कॉर्पस की जाए कि वो हैं कहाँ। संजय राउत जी ने कहा कि उनकी तबीयत कैसी है, उनका हाल कैसा है, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, सरकार को उसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जगदीप धनखड़ साहब अकेले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी इतनी अनसेरेमोनियसली एग्जिट की गई, उनको राज्यसभा में अपना विदाई भाषण देने का भी मौका नहीं मिला, उनके लिए कोई विदाई समारोह भी आयोजित नहीं किया गया। खैर, अब ये सब बातें तो हो गई। किसी मित्र ने फ़ोन करके कहा मुझे आज दिल्ली से कि यही तो फ़र्क है विजय बाबू, वाजपेयी युग में और मोदी युग में। यहाँ कनेक्शन जो है ना, इमीडिएट कट होता है। ये मैसेज भी उन्होंने दिया कि बहुत सारे लोगों को ये समझ लेना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर अटल जी को श्रद्धांजलि। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।